एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम बैक टू परचम। आई एम पूजा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 24 नवंबर के करेंट अफेयर्स। और जो भी स्टूडेंट जिन्हें साइंस एंड टेक की न्यूज़ पसंद है, तो काफ़ी सारी न्यूज़ आज हम साइंस एंड टेक की डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में रिवीजन क्वेश्चन भी मिलेंगे एंड क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और जिनको जानकारी नहीं है, मैं बता दूं, अगर आज के क्लास के करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम का टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी एंड इंग्लिश में करेंट अफेयर्स की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है आप लोगों के काफ़ी सारे एग्जाम्स भी लाइन अप हैं और सभी एग्जाम में जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, तो मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ एंशिएंट हिस्ट्री की, जिसमें 100+ MCQ आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। लगभग 2 आवर्स की वो क्लास होगी और बहुत जल्दी उसे लाइव कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट डे के बारे में। सो 24 नवंबर 1622 में जन्म होता है लचित बरफुकन का, जो कि अहोम डायनेस्टी या अहोम किंगडम, जो कि आसाम का किंगडम था, उसके कमांडर हुआ करते थे। इन्हें जाना जाता है एक बहुत अच्छी लीडरशिप के लिए। इन्होंने अपनी लीडरशिप शो की थी 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट में। तो आज हम लचित दिवस भी सेलिब्रेट करते हैं। डन। अब यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पाए जाते हैं। इनका नाम है पंकज आडवाणी और हमें पता है ये बिलियर्ड्स खेलते हैं। इनका रिलेशन स्नूकर से भी है। तो रिसेंटली IBSF बिलियर्ड चैंपियनशिप हुई है, कहाँ पर? दोहा, कतर में हुई है। और इन्होंने सौरभ कोठारी को डिफीट करते हुए 26 टाइम वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप अपने नाम कर लिए है। ठीक है, तो आपको पंकज आडवाणी का नाम याद रखना है। 26वीं बार इन्होंने वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप को जीती है, सौरभ कोठारी को डिफीट किया है। दोहा, कतर में ये चैंपियनशिप हो रही थी। अगले जो पर्सन है उनको भी आप भली भांति जानते हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि हमारे कैग है, मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग है। ठीक है, कैग का काम आप सभी को पता है। हमारे आर्टिकल में अगर आप जाएंगे 148 नंबर आर्टिकल में, तो आपको कैग के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और जो कैग की पावर होती हैं वो आपको आर्टिकल 149 में देखने को मिलती है। ठीक है, कैग की अपॉइंटमेंट आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा बेसिकली की जाती है, राइट। तो कैग का काम क्या होता है? भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड है, मतलब भारत की जो संचित निधि है और भारत सरकार के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है, उसकी ऑडिटिंग करने का काम बेसिकली कौन करता है? कैग करता है। ये हमारे कैग है। ठीक है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया गया है UN एक्सटर्नल ऑडिटर पैनल में। देखिएगा, इन्हें कई सारी बॉडी का ऑडिटर बनाया गया है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और इंडिया पे सबको ट्रस्ट भी है कि भाई गड़बड़ी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया गया है यूनाइटेड नेशन ऑडिटर पैनल के लिए फॉर 2024। क्लियर इतनी चीज़ें? ओके। Girish Chandra Murmu of India participated in the 63rd session of Panel of External Auditor held at United Nations Headquarters, New York on 20 and 21st of November। तो अभी रिसेंटली 20 और 21 नवंबर को यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर में पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग को गिरीश चंद्र मुर्मू ने पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर ये फैसला लिया गया है। ठीक है, इतनी चीज़ें। ये जो पैनल होता है एक्सटर्नल ऑडिटर का यूनाइटेड नेशन का, उसमें आपको 12 मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम गिरीश चंद्र मुर्मू के बारे में बात करें तो इन्हें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 4 इयर्स। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर जब UT बन गया था तो कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148 और आर्टिकल 149। डन। चलिए, अब थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं अबाउट द जनरल अवेयरनेस टारगेटेड 2024 कोर्स। ये कोर्स लाइव हो चुका है, परचम के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं अपने जनरल अवेयरनेस की तैयारी करने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपेयर हो रहे हो। आपका स्टेट PCS है, IB का एग्जाम है, SSC एग्जाम है या रेलवे एग्जाम है, तो सभी के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा ये। आप कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्स को भी ले सकते हैं। डन। आइए अब हम कुछ साइंस और टेक से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर एक रेयर अर्थ मेटल के बारे में, जिसका नाम है
टेंटलम, ये जो हिडन ट्रेजर है या हिडन आपका रेयर अर्थ एलिमेंट या मेटल हमको मिला है वो सतलज रिवर से मिला है। तो बहुत अच्छी बात है पंजाब स्टेट के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट है या रेयर अर्थ मटेरियल जो है टेंटलम, इसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर में किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर की जो डिमांड मार्केट में हमेशा से ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए बहुत अच्छी खोज बताई जा रही है भारत के लिए भी और पंजाब स्टेट के लिए भी। तो किसने खोजा है इसको? आईआईटी रोपड़ के रिसर्चर्स की टीम के द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रोपड़ के रिसर्चर्स के द्वारा टेंटलम एक रेयर मेटल को पाया गया है सतलज रिवर की सैंड में। पंजाब में सतलज नदी की जो रेत होती है उसमें इस मेटल को खोजा गया है, जिसका एटॉमिक नंबर है 73 और एटॉमिक वेट है 180। तो क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि टेंटलम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेंटलम एक रेयर मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 73 है, जिसका एटॉमिक वेट कितना है 180 है। कहाँ पे खोजा गया? सतलज रिवर की सैंड में खोजा गया। किसने खोजा? आईआईटी रोपड़ के साइंटिस्ट के द्वारा इसे खोजा गया है। एक ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर थे टेंटलस, उनके नाम पे इस एलिमेंट का नाम बेसिकली पड़ा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी है पंजाब के लिए भी और पूरे इंडिया के लिए भी, क्योंकि इस मेटल का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाने में, इन सेमीकंडक्टर्स में किया जाता है। क्या खास बातें हैं इसकी? तो देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि ये डक्टाइल है। डक्टाइल का मतलब होता है इसमें तन्यता है, जैसे कि गोल्ड होता है। गोल्ड से आप कितना भी लंबा तार बना सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से को खींचकर उसको बड़ा करके आप कितना लंबा तार बना सकते हैं। तो मेटल की ये क्वालिटी उसकी डक्टिलिटी कहलाती है, तन्यता कहलाती है। तो बहुत अधिक ये डक्टाइल होता है, तो बहुत ज़्यादा थिन वायर हम इसकी मदद से तैयार कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, इसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई है। जैसे कि हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं आपके जो बल्ब वगैरह होते हैं, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो टंगस्टन से ज़्यादा है। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट इसमें देखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हाईली कोरोजन रेजिस्टेंस है। ठीक है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है बिकॉज व्हेन एक्सपोज टू द एयर, जब इसको एक्सपोज किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, तो एयर की प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, और किसी भी फिर केमिकल का इस्तेमाल कर लो आसानी से वो ऑक्साइड की लेयर रिमूव नहीं हो पाती है। इसके अलावा 150 डिग्री सेल्सियस तक कोई भी केमिकल इसमें आसानी से रिएक्ट भी नहीं करता। तो ये कुछ खास बातें हैं इस मेटल की। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इंडिया की पहली एंटी शिप मिसाइल टेस्टिंग की गई है। पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, तो इसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। इसको एंटी शिप मिसाइल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हेलीकॉप्टर से इसको हमने लॉन्च करेंगे, हेलीकॉप्टर की मदद से इसको लॉन्च करेंगे और जो नेवल वेसल्स हैं, कार्गोज हैं, उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए इसको नाम रखा है एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, तो इंडिया की पहली इंडिजीनियसली मिसाइल है, शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, और इसको रिसेंटली सी किंग 42B हेलीकॉप्टर की मदद से लॉन्च किया गया, टेस्टिंग की गई है। ठीक है, और बहुत जल्दी इसे इंडियन नेवी को दे दिया जाएगा और इंडियन नेवी इसका इस्तेमाल करेगी। पहली चीज़, इसको डिज़ाइन एंड डेवलप डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, खास बात इसकी ये है कि हेलीकॉप्टर की मदद से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज इज द फर्स्ट इंडिजीनियस एयर लॉन्च एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, जिसको इंडियन नेवी के लिए तैयार किया गया है बाय द डीआरडीओ। अब देखिएगा, जिस हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सी किंग हेलीकॉप्टर। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ये भी बेचारा बहुत पुराना है, इसको भी रिप्लेस करना है। तो ये जो सी किंग हेलीकॉप्टर है इसको बहुत जल्दी रिप्लेस कर दिया जाएगा नेक्स्ट लेवल के हेलीकॉप्टर से, जिसका नाम है MH-60R। फिर आने वाले समय में MH-60R की मदद से जो नेवल फोर्सेस हैं वो इसका इस्तेमाल, मतलब इस मिसाइल का इस्तेमाल करेंगी। तो अभी क्या मिसाइल नहीं है? बिल्कुल है। अभी हम यूज़ करते हैं सी ईगल मिसाइल, इसको रिप्लेस करेगी इंडियन नेवी। किसके मदद से? तो इसको रिप्लेस किया जाएगा बाय दिस मिसाइल। ओके डन, इतनी चीज़ें। अब इसमें कई सारी टेक्नोलॉजी हैं। पहली चीज़ तो इसको हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। अगर इसकी स्ट्राइक रेंज देखें तो 60 किलोमीटर की है, स्पीड है 0.8 मैक। डन। और वॉरहेड कैपेसिटी इसकी कितनी है? तो 100 kg की है। डन। चलिए, अब यहाँ पे एक और डिस्कवरी सामने आई है। जनरली जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात करते हैं
तो इंटीरियर ऑफ अर्थ में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो आप कहेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ में हमको सबसे ऊपर पहले क्रस्ट मिलता है, फिर मेंटल मिलता है, फिर कोर मिलता है, एक इनर कोर होता है, एक आउटर कोर होता है, और कुछ समय पहले एक इनर मोस्ट कोर भी मिला था। ऐसी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो आपका कोर है, कोर की जो आउटर मोस्ट लेयर है जो कि मेंटल के साथ कनेक्ट होती है, इसको मैं एक डायग्राम के साथ समझा देती हूँ जिससे आप इजीली कनेक्ट कर पाएंगे। मैं क्या कह रही हूँ, ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ में सबसे ऊपर की लेयर तो आपकी क्रस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी मेंटल आती है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और फिर आपकी कोर आते हैं। तो कोर में ये कहलाता है सबसे ऊपर वाला आपका आउटर कोर, फिर आपका है इनर कोर, और फिर रिसेंटली खोजा गया था इनर मोस्ट कोर। याद आया, मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो ये जो आउटर कोर है ये किसके साथ कांटेक्ट में आ रही है, तो मेंटल के साथ आउटर कोर कनेक्ट हो रही है, कांटेक्ट में आ रही है। तो यहाँ पर एक और लेयर को खोजा गया है, ई प्राइम लेयर। नाम क्या रखा है, ई प्राइम लेयर। अब ये क्या कहानी है, क्या पिक्चर है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। तो रिसेंटली इंटरनेशनल टीम ऑफ रिसर्चर्स के द्वारा एक नई लेयर के फॉर्मेशन को रिवील किया गया है इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ कोर, ठीक है, जिसका नाम है ई प्राइम लेयर। क्लियर है। और बोला है कि बहुत पतली सी लेयर है जिसमें आपके जो मटेरियल एक्सचेंज हो रहे हैं वो कोर और मेंटल के बीच में यहाँ पर जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में ये चेंजेस हो रहे हैं। ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जब पानी, वाटर, जब हमारे टेक्टोनिक मूवमेंट होती हैं, हमारी जब प्लेट्स में मूवमेंट होता है, अर्थक्वेक वगैरह जनरेट होते हैं, तो जो वाटर होता है वो वाटर जब इसके कांटेक्ट में पहुंचता है, वाटर जब इसके कांटेक्ट में पहुंचता है तो यहाँ पे जो सिलिका या सिलिकॉन जो प्रेजेंट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है सिलिका में, ठीक है। एक्सपेरिमेंट में रिवील हुआ है कि व्हेन वाटर रीचेज द कोर मेंटल बाउंड्री पे जब पानी पहुंच रहा है, इट रिएक्ट विद अ सिलिकॉन इन द कोर एंड सिलिका का फॉर्मेशन कर रहा है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब क्या बोला जा रहा है, ये घटनाएं काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, काफ़ी सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं जिसके कारण एक जिलेटिन जैसा एक पतली सी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि सिलिकॉन की लेयर या सिलिका की लेयर आपको देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होता है कि जब सबडक्शन वगैरह होता है तो ये वाटर जो है वो नीचे पहुंच जाता है और फिर हाई प्रेशर भी वहाँ पे क्रिएट होता है और एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसके कारण इस तरीके की लेयर का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन रिच सिलिकॉन डिप्लीटेड लेयर का फॉर्मेशन आउटर कोर में होता है जो कि एक फिल्म जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमको। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ऐसा इनका कहना है कि जो डेंसिटी है वो डेंसिटी रिड्यूस हो रही है, लेयर की डेंसिटी रिड्यूस हो रही है और आने वाले समय में जो अर्थक्वेक का आप जो सिस्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो भी चेंज हो सकता है, ऐसा इन रिसर्चर्स का मानना है। अब अगली जो स्लाइड है वो आपको रटनी है, कैसे रटते हो मुझे नहीं पता लेकिन रटनी है, ठीक है। वो ये है, यहाँ पर जो हमारी लेयर्स होती है ना, जैसे कि आपका क्रस्ट है, फिर मेंटल है और कोर है, तो इनके बीच की जो बॉर्डर होती है उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। तो आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मोहो डिसकंटिन्यूटी, ये आपका क्रस्ट है, मेंटल है और कोर है, ठीक है। तो मोहो डिसकंटिन्यूटी जो है वो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में होती है। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है वो मोहो डिसकंटिन्यूटी है। नेक्स्ट आपको याद होना चाहिए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो कि लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, जहां पर हम इस ई प्राइम लेयर की बात कर रहे हैं ना, वो ई प्राइम लेयर कहां पर है, इसी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के बारे में ही हम चर्चा कर रहे हैं। लोअर मेंटल एंड आउटर कोर एंड लिगामेंट डिसकंटिन्यूटी जो है वो आउटर और इनर कोर के बीच में आपको देखने को मिलेगी। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम पेपर की हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में। भाई मिर्ची का उत्पादन ज़्यादा करना है, इम्पॉर्टेंट है। काली मिर्च तो आपको आज से नहीं, एंशिएंट समय से कितना इम्पॉर्टेंट रही है। मसालों के व्यापार के चक्कर में तो यूरोपियंस भारत आ गए थे, ये वही मसाले हैं, ये उसी मसाले का हिस्सा है काली मिर्च। अब इसका प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमको नई वैरायटी के मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी की ज़रूरत है पेपर की, और उसको तैयार कर लिया है। किसने तैयार किया है, IISR कोझिकोड के द्वारा इस न्यू हाई यील्डिंग पेपर वैरायटी को तैयार किया गया है।
अब ये IISR क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च कोझिकोड के द्वारा ये माइलस्टोन अचीव किया गया है और इनके द्वारा एक नई हाई यील्डिंग पेपर वैरायटी को तैयार किया गया है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है IISR चंद्रा। अगर डायरेक्टली पूछा जाए IISR या चंद्रा क्या है, तो बता देना चंद्रा भाई काली मिर्च है, ठीक है, मिर्ची है, ओके है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या किया इन लोगों ने, 2 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो पेपर की वेराइटीज़ थी उनकी क्रॉस कराया और इस नई वेराइटी को तैयार किया। अब कौन कौन सी एग्जिस्टिंग पेपर की वेराइटी का क्रॉस कराया, तो आप देखेंगे यहाँ पे चोलामुंडी एंड थोमान कोडी, ये दोनों वेराइटी भी पेपर की हैं। इनकी क्रॉस करा के IISR चंद्रा एक नई वेराइटी तैयार की है। डन। चलिए, अब वर्ल्ड की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन भी मार्केट में आ गई है, ठीक है। अभी तो फिलहाल 18 साल मतलब 18 ईयर्स और उनके ऊपर वाले लोगों को ही इसकी परमिशन है इस वैक्सीन को लेने की। आइए हम इस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। वैक्सीन का नाम है इक्शांक वैक्सीन ऑफ चिकनगुनिया, IXCHIQ वैक्सीन। तो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसे अप्रूव कर दिया गया है और ये वर्ल्ड की पहली चिकनगुनिया की वैक्सीन है, ठीक है, जिसको डेवलप किसने किया है? यूरोपियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर वेलनेवा के द्वारा इसे तैयार किया गया है, ठीक है। इसकी सिंगल डोज जो है वो मसल में दी जाती है और इस वायरस से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो चिकनगुनिया जो होता है वो वायरस से होने वाली बीमारी होती है। चिकनगुनिया ये जो है वो मॉस्किटो इसके कैरियर होते हैं, एक वायरस डिसीज़ होती है और उसको पहली बार 1952 में देखा गया था। कहाँ पे? तंजानिया में। इसलिए जो चिकनगुनिया शब्द है ना, बेसिकली वो आपका तंजानिया और मोजाम्बिक के जो लोग हैं, वहाँ के जो एथिक ग्रुप्स है, उनकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज का नाम है किमाकोंटे लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज से ये शब्द, ये वर्ड ड्राइव हुआ है जिसका नाम है चिकनगुनिया, ठीक है। ये आपका RNA वायरस है जो अल्फा वायरस जीनस ऑफ द फैमिली टोगावर्टिबे से बिलोंग करता है, ठीक है। और इसका जो कैरियर है, मतलब वायरस से तो होती है बीमारी, लेकिन उस वायरस को हम तक कौन लेकर आता है? तो मॉस्किटो लेकर आते हैं। कौन से मॉस्किटो? तो फीमेल मॉस्किटो। कौन सा फीमेल मॉस्किटो? तो फीमेल मॉस्किटो है एडीज एजिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस। ये दोनों कौन है? मच्छर हैं, वो भी फीमेल वाले, ठीक है। चलिए भाई, एक शिप है, दिखाई दे रही होगी। ये जो पानी है ये रेड सी है। शिप जा रही थी बढ़िया, इसका नाम है गैलेक्सी लीडर। भारत की तरफ आ रही थी, लेकिन इसे हाईजैक कर लिया। इसे हाईजैक कर लिया और कहा कि नहीं भाई ये तो इजराइल की है। इजराइल बोल रहा नहीं भाई मेरी नहीं है। आइए पूरा मामला देख लेते हैं। इसके पहले आप यहाँ पर इस मैप को देखेंगे, यहाँ पर आपको यमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो पानी भरा हुआ है यही है रेड सी, ठीक है। ये दोनों जगह याद रखेंगे, ये यमन है और ये है रेड सी। ये मेडिटेरियन सी है, ये रेड सी है, बीच में स्वेज कैनल भी मिल जाएगी। और ये आपका यहाँ ऊपर कौन है? इजराइल है। तो इजराइल की शिप, इनका कहना है, इनका यमन वालों का, ठीक है, इनका कहना है कि इजराइल की शिप थी, यहाँ से ऐसी ऐसी जा रही थी इंडिया की तरफ, हमने हाईजैक कर लिया और हम नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है। कौन है ये लोग? तो ये लोग हाईजैकर जो है वो यमन के होती विद्रोही हैं, होती रिबल्स हैं यमन के, और उनके द्वारा रेड सी में इस शिप को हाईजैक किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि होती रिबल्स कहाँ से या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो यमन से बिलोंग करते हैं। नेतन्याहू साहब ने कह दिया है कि भाई ये तो ब्रिटिश कंपनी की है शिप और इसको ऑपरेट करता है जापानीज फर्म, हमारी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सारी वॉकथॉन के बारे में। अब देखिएगा, यहाँ पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है उनका कहना है यार भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हर एक एरिया में अलग अलग प्रकार से साड़ियाँ पहनी जाती हैं, सबका अलग कल्चर है, तो आपकी यूनिटी में ही डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक साड़ी हैकथॉन का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? मुंबई में 10 दिसंबर को होगा। 10 दिसंबर को साड़ी हैकथॉन का ऑर्गेनाइज किया जाएगा मुंबई में, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने रजिस्ट्रेशन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। तो इसमें महिलाएं जो हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं और इस हैकथॉन में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। मकसद क्या है? टू प्रमोट द हैंडलूम साड़ी कल्चर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट बात करेंगे अगेन श्री अन्न मतलब मिलेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है।
अच्छा, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन इसको स्टार्ट करने से पहले, कल हमने वर्चुअल ब्रिक्स समिट के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने न्यूज़ वापस पढ़ी थी तो अर्जेंटीना में अभी नए नए इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, और अर्जेंटीना के जो नए नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ना, उन्होंने कहा है कि भाई हमको ब्रिक्स में शामिल नहीं होना। पहले तो ये अभी जनवरी में जो मीटिंग होने वाली थी उसमें ये सब ब्रिक्स के पार्ट्स बन जाते, लेकिन अर्जेंटीना ने बैक ऑफ कर लिया है, ठीक है, ये बात भी याद रखना। चलो नेक्स्ट है आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल, इसकी शुरुआत होगी कहाँ पर? आंसर हो जाएगा जकार्ता में, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो यहाँ पे इंडियन मिशन टू आसियान कोलैबोरेट विद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इन्होंने आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल को आयोजित किया है, ऑर्गेनाइज किया है इंडोनेशिया जकार्ता में। 22 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में इसे आयोजित किया जा रहा है इस फेस्टिवल को एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। इसका मकसद क्या है? जो आसियान कंट्रीज़ है या आसियान मेंबर स्टेट है जैसे कि बुर्नोई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार एट्सेट्रा, यहाँ पर मिलेट के मार्केट को क्रिएट करना है। और मिलेट की क्या इंपॉर्टेंस है? मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट के मार्केट को क्रिएट करने के लिए इस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस पूरे फेस्टिवल में कई सारे स्टार्टअप, शेफ्स हो गए, FPO, इंडस्ट्री लीडर वगैरह सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट है अग्नि। अगर पूछ लिया जाए अग्नि क्या है तो 99 क्या 100% बच्चा कहेगा कि मिसाइल है। बिल्कुल सही है यार, बचपन से पढ़ रहे हैं कि अग्नि मिसाइल है, लेकिन यहाँ पे अग्नि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा नया इनिशिएटिव है। आइए हम बात कर लेते हैं। अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव। आयुर्वेद ज्ञान निपुण इनिशिएटिव सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर काम करती है, इनके द्वारा अग्नि इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है प्रोफेसर रवि नारायणा आचार्य। अब क्या मकसद है इसका? तो बेसिकली हमारी जो कंट्री है वो आयुर्वेद की प्रैक्टिस बहुत लंबे समय से हो रही है, तो जो भी फिजिशियन है जो कि प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेदा की, उनको एक वैलिडेशन देने के लिए, आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नशा मुक्त भारत अभियान। अभी जो नशा मुक्त भारत अभियान है ना, इसको 15 अगस्त 2020 में लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का विज़न है कि हम बहुत जल्दी ये जो सब्सटेंस इस्तेमाल होते हैं इनसे इंडिया को फ्री कर देंगे, स्पेशली यूथ। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इस्कॉन के साथ एक MOU साइन किया है अंडर नशा मुक्त भारत अभियान, मतलब इस्कॉन भी अब इस इनिशिएटिव का हिस्सा हो चुका है, ठीक है। अब भाई यहाँ पे वापस से साइक्लोन आया है। इस साल बहुत साइक्लोन आए, अगर पूरा इंडियन ओशन में देखें, मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को मिला लो, तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पर आपको 6 साइक्लोन्स इन अ ईयर देखने को मिला है इस साल। ये बे ऑफ बंगाल का 4th नंबर का साइक्लोन है, ठीक है। इसके कारण आपका ये जो पूरा वेस्ट बंगाल का एरिया हो गया, बांग्लादेश का एरिया हो गया, ये हाई अलर्ट पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस नए साइक्लोन का नाम क्या है? तो साइक्लोन मैशोंग या फिर माइकोंग, गूगल बाबा कहते हैं कि माइकोंग है और इनको ट्रांसलेट करो तो माइशोंग है। ये जो भी साइक्लोन है बे ऑफ बंगाल में हिट कर रहा है। ये 4थे नंबर का इस साल का बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन देखा गया, और ये नाम किसने दिया है? तो म्यांमार ने दिया है, ठीक है, म्यांमार ने नाम दिया है। डन। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है कि वीमेन लेड स्टार्टअप में कौन सी सिटी टॉप पर है? तो बेंगलुरु टॉप पर है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विनय एम टोनसे इन्हें 2 साल के लिए किस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है एको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आर माधवन बने हैं, जो कि एक एक्टर हैं, ऑप्शन बी। लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इंडिया और USA की एक ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है वज्र प्रहार। कहाँ पर हो रही है? मेघालय में हो रही है। आपको बताना है कौन सा एडिशन है, तो आंसर हो जाएगा 14वां नंबर का। आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल कहाँ हो रहा है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में हो रहा है, ठीक है। टेंटेलम मेटल किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है? तो IIT रोपड़ के रिसर्चर्स के द्वारा, सतलज रिवर, ठीक है।
अग्नि, लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पंकज आडवाणी, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए थे, इनका रिलेशन बिलियार्ड से है, ऑप्शन बी। दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली गुजरात ने किसे अपना स्टेट फिश डिक्लेयर किया है? 4 मछलियों के नाम है, सही आंसर आप हमें देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि 10 दिसंबर को और कौन सा इंपॉर्टेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।